प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का मेरे प्यारे से स्नेह होगा कि आज ही साइंस का वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मेरे सेशन में हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मेरे सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे सेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा, क्योंकि अब मेरे सेशन वैसे क्वेश्चन आप सभी को हम बता रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए और मेरे सेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इससे पहले मेरे सेशन जो है ऑलरेडी जो है ना साइंस का पहला आपका जो है हम जो है ना सीरीज जो है ना कंप्लीट करा चुके हैं, और आपका सोशल साइंस का भी हम जो है ना पहला आपका जो है ना सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। यानी साइंस और सोशल साइंस का एक एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो वाला सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे जो है ना दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में नहीं, आप जो है वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, दोनों वीडियो आपको मेरे सेशन यहाँ मिल जाएगा। तो मेरे सेशन आज का ये जो क्लास होगा आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे सेशन इस क्लास में जुड़ जाइए, और जितने मेरे सेशन आप लोग इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरे सेशन एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पहले आप लोग सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बेहतर कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा देंगे। मेरे शेर बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जैसे मेरे सेशन आप सभी जो है ना 2 लेक्चर में आप सभी जो है पढ़े, उससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मेरे सेशन या सीरीज जो है ना कंटिन्यू रहेगा। बस मेरे सेशन आप अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहिए मेरे सेशन हम कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पे जो है ना लेकर आएंगे, और वो आपको मेरे सेशन याद करना पड़ेगा। और इसको याद की ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको 110% मेरे सेशन आप जो है ना याद कर लीजिएगा। मेरे सेशन यस या नो बोलिए, मेरे सेशन बिल्कुल यस यहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे से इसके बिना आप मेरे सेशन समझ लीजिए कि अधूरा रह जाएंगे अगर याद नहीं कीजिएगा तो। चलिए मेरे शेर, इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत हम जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आइए मेरे शेर, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, बट उससे पहले हम आपको बता दें मेरे सेशन कि आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है जी, यानी परीक्षा में पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन। तो मेरे शेर आप इसके द्वारा तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। आपने कॉपी पर अच्छे तरीके से इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आप एग्जाम में जाइएगा तो तहलका तो मचाकर आ ही जाएगा मेरे सेशन। तो पढ़ते हैं आगे मेरे शेर। आइए आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए, यानी आपका मोलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी आपका आणविक सूत्र क्या होता है, और इसका उपयोग जो है ना क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, यह आप सभी को मेरे शेष ने क्या करना है जी बता देना। तो मेरे शेर इसका आंसर लिखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना आणविक सूत्र जो होता है, मोलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है CSO4 × 1/2H2। क्या होता है मेरे सेशन यहाँ, CSO4 × 1/2H2। आप मेरे साथ बोलिए, CSO4 × 1/2H2 होता है किसका मेरे सेशन आणविक सूत्र होता है जी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का। अब बात रही यहाँ पे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या जी उपयोग, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, लिख दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या जी उपयोग, और उसके बाद यह लिखिएगा हम उपयोग जो बता रहे हो, समझे ना जी। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही है मेरे सेशन, क्योंकि आपको मेरे सेशन नंबर कब मिलेगा, जब बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखिएगा तब मिलेगा। तो पहला इसका यूज होता है बाबू, उपयोग है आपका मूर्ति के सांचे तथा खिलौने इत्यादि को बनाने में। मूर्ति का जो मूर्ति बनाया जाता है ना, जो मूर्ति उसका जो सांचा तैयार किया जाता है, उसका ढांचा जो तैयार होता है ना, उसमें मेरे सेशन जो है ना पीओपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। खिलौना बनाने में भी मेरे सेशन पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। खिड़की दरवाजे के जो है ना, खिड़की दरवाजे के जो छिद्र को जो है ना बंद करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है जी, पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए खिड़की में जो है ना दरवाजे में छोटा छोटा छेद होता है ना, छिद्र होता है ना, उसको बंद करने के लिए, उसको बंद करने के लिए किसका यूज होगा जी, तो पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दीवार को साफ यहाँ पे जो है ना साफ करने तथा जिप्सम बनाने में, देखते हैं कि पीओपी यहाँ पे घर में होता है जी, दीवार को साफ करने के लिए, चमकीला दिखाई देने के लिए क्या कहते हैं, पीओपी जो है ना पीओपी करवाया जाता है। तो दीवार को साफ करने के लिए तथा जिप्सम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए मेरे, जिप्सम बनाने के लिए जो है ना पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जो है ना जोड़ने में भी क्या होता है मेरे सेशन ने याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में जो है ना, हड्डी जो टूटेगा भाई, किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है तो देखते हैं कि जो आप चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हाथ को जो है ना, जो हड्डी होता है पैर के जो हड्डी, उसको जोड़ने में जो है ना किसका इस्तेमाल करते हैं जी, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे सेशन क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यह पिक में देखिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मेरे सेशन क्या है जी, यहाँ पे जो है ना देखिए पैर क्या है जी, टूट गया है। क्या हुआ जी,
पैर टूटा हुआ है। तो इसमें जो आपका ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का ये दिख रहा है ना, ये क्या है जी, आपका पीओपी है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका आपका सूत्र होता है जी CSO4 इंटू आपका जो है ना 1/2S2। तो मेरे शेष ने आप ये सभी चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से हमेशा के लिए याद कर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शेर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है मेरे शेष ने। तो इसको हमेशा के लिए आप याद करके रखिएगा, घोर के पी जाओ मेरे शेर, नहीं तो मेरे शेष ने अगर नहीं याद कीजिएगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल मेरे शेर आपके पास कम समय है, आप मेरे शेष ने अभी से इसको याद कीजिए, अभी से बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 मेरे शेष ने आपका जो सपना उसको आप हकीकत में बदले, आप टॉपर बने मेरे शेष ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना पीओपी का इस्तेमाल कहाँ पे, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं मेरे शेर हम अगले आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगला आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आ गया जी, उष्माक्षेपी अपक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है जी, बहुत ही मस्त इंपोर्टेंट है मेरे शेर, ध्यान दीजिए। तो भाई उष्माक्षेपी मतलब उष्मा क्या होगा जी, निकलेगा नहीं, उत्सर्जित होगा। तो देखिए यहाँ पे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप, याद रखिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप जो है ना उष्मा उष्मा जो है ना उत्सर्जित, यानी उष्मा जो है ना उत्सर्जित होती है, अर्थात उष्मा जो है ना निकलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसे हम लोग उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर से, हम लोग उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो मेरे शेर आप लोग सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए मेरे से, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक कीजिएगा उतना ज्यादा मुझे लगेगा हाँ इसमें आप सभी को जो है ना इंटरेस्ट आ रहा है बाबू, और ये आप पसंद कर रहे हैं, तो मेरे सेशन इस तरह का कंटिन्यू सेशन आपके लिए चलते रहेगा। तो मेरे से ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप जो है ना उष्मा जो है ना उत्सर्जित होती है, अर्थात जो है ना उष्मा निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं आपका काली चूना की अपक्रिया जो है ना जल के साथ कराई जाती है, तो ये आपका भाखड़ा चूना बनता है। क्या बनता है जी, भाखड़ा चूना, CaOH का होल्ट वाइज होता है, इसी को हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और क्या और बनता है जी, और आपका उष्मा यानी ताप निकलता है। तो भाई उष्मा निकलेगा ताप निकलेगा, सिंपल बात है, क्या होगा आपका उष्माक्षेपी अपक्रिया होगा। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो भाखड़ा चूना और उष्मा और ताप निकलता है, जो कि आपका एक उष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या है जी, उदाहरण है। तो मेरे सेशन है इसको आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा, और मेरे शेर आप सिंपल वे में जाइएगा एग्जाम में गर्दा मचा कर चलेगा। तो मेरे शेर आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। चलिए मेरे शेर फटाफट आप लोग एक बार जमकर शेयर कर दीजिए। तो मेरे शेर से सभी मेरे शेर से लाइक कर दीजिए, मेरे शेर से शेयर कर दीजिए, मजा मजा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, तो पहले मेरे शेर से सेशन कंटिन्यू देखते रहिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संयोजन या संश्लेषण या संयुक्त रासायनिक अपक्रिया। देखिए तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों जो होता है एक ही होता है। संयोजन अपक्रिया क्या है, या संयुक्त अपक्रिया क्या है, या संश्लेषण अपक्रिया क्या है, ये तीनों का इंग्लिश एक ही होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप मेरे से परेशान मत होइएगा, आप इससे ये पूछा जाए चाहिए यही लिखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संयोजन या संश्लेषण या संयुक्त रासायनिक अपक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए, इन एग्जाम्पल भी आपको बताना है। तो भाई संयुक्त मतलब संयोजन यानी दो छोटे छोटे पदार्थ इसमें जोड़ेगा, कंपाउंड जुड़े, चाहे यौगिक जुड़े, चाहे तत्व जुड़े, समझे ना। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें पदार्थ जो हो सकता है आपका तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, तो याद रखिएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है ना तत्व या यौगिक जो है ना परस्पर जो है ना आपस में क्या जी संयोग करके, आपस में जुड़ के, आपस में जो है ना संयोग करके या आपस में जो है ना जुड़ के जो है ना यानी संयोग करके जो है ना एक नए जो है ना एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं। नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का जो है ना निर्माण करते हैं या नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो उसे हम लोग सेशन याद रखिएगा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे सेशन, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है जी, संयोग करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो है ना क्या बनाता है मेरे से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो वहीं आपका यहाँ पर दिखाया कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, दो को जुड़ गया, एक बन गया, क्या होगा संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो आपका जल बना देता है H2O। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन के साथ बना दिया जल, तो दो को जोड़ेगा भाई एक बनेगा, संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। तो ये सिंपल बात है मेरे क्षेत्र, याद रखिएगा जब दो या दो से अधिक आपका पदार्थ जो होगा आपका एलिमेंट हो सकता है, या तो आपका कंपाउंड यानी तत्व हो सकता है। आपका तत्व कहेगा तो एलिमेंट, और कंपाउंड कहेगा तो मेरे क्षेत्र यौगिक। मतलब आप याद रखिएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है ना तत्व या यौगिक परस्पर आपस में जो है ना संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, संयोजन रासायनिक अपक्रिया। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा यहाँ
पे बस काम टनाटन है। कौन रोक सकता है मेरे शेर 2 नंबर मिलने से? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सिंपल है मेरे शेर, नंबर लेने का जरिया है, इसे याद कीजिए। अभी नहीं याद कीजिएगा तो कब याद कीजिए? याद कर लो मेरे शेर, रट जाओ जैसे भी हो, रट जाओ इसको। ऐसे में तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल जो है ना विद्युत का क्या होता है जी? चालक क्यों नहीं होता है? आश्रित जल होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? जबकि वर्षा जल जो है ना होता है, यानी वर्षा जल में जो है ना विद्युत धारा सप्लाई होता है, लेकिन आश्रित जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों ऐसा पूछा गया है जी? यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2019 के फर्स्ट में। इसका आंसर लिखिएगा मेरे शेर, आश्रित जल जो है ना आयनों में जो है ना नहीं टूटता है। यानी भाई आश्रित जल में जो है ना क्या होता है जी मेरे शेर, सुनिए जो है ना आश्रित जल को अगर जो है ना क्या है उसमें करंट सप्लाई किया जाएगा ना तो आयन में नहीं टूटता है। क्या जी? आयन में नहीं टूटता है। यानी आश्रित जल जो है ना आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए विद्युत का चालन जो है ना नहीं करता है। भाई जो आपका आयन में टूटेगा वो विद्युत का चालन करेगा, जो नहीं आयन में टूटेगा वो विद्युत का चालन नहीं करता। तो आश्रित जल जो है आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए विद्युत का चालन जो है ना नहीं करता है। जबकि वर्षा जल में आपका जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य अशुद्धियां जो है ना मिली रहती है, जो कार्बनिक अम्ल जो है ना क्या बनाती है जी? कार्बनिक अम्ल बनाती है। एवं आयनों में जो है ना क्या हो जाती है मेरे शेर संज्ञा? टूट जाती है। आयनों में जो है ना विघटित हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए वर्षा जल जो है ना जी विद्युत का क्या करती है मेरे शेर संज्ञा? चालन करती है, या विद्युत का क्या करता है जी? चालन करता है। सिंपल बात है भाई, आश्रित जल आयन में न टूटता है, और जबकि वर्षा जल आपका जो है ना आयन में टूटता है, इसलिए वर्षा जल जो है ना क्या करता है? विद्युत का चालन करता है, जबकि आश्रित जल ना करता है। सिंपल बात है। इतना आसान आसान क्वेश्चन मेरे सेशन में पूछा जाएगा और आप ना लिखे, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल मेरे सेशन इसको हमेशा के लिए याद करें, अपने खोपड़ी में इसको याद करके रख लो, बैठा लो दिमाग में, नहीं तो मेरे शेर फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा। तो याद करो मेरे शेर। जब तक एक बात और आपको बता दें कि जब तक शुरू से लेकर अब अंतिम इस क्लास को नहीं देख लेते हैं, तब तक मेरे सेशन कहीं नहीं जाने की जरूरत है मेरे शेर। ये नहीं पढ़ोगे तो और क्या पढ़ोगे? अगर ये अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं याद होगा तो कभी नहीं याद होगा। अभी याद करना ही पड़ेगा मेरे स्टेशन, अभी आपको लिखना पड़ेगा, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में जो है ना अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में यानी जल नहीं रहेगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, यही पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2018 के सेकंड सीटिंग और 2023 के सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो लिखिएगा मेरे शेर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है ना विघटित नहीं होते, यानी जल नहीं रहेगा तो अम्ल नहीं टूटता है। अम्ल जो है ना नहीं टूटेगा। क्या चीज में जीत? आयन में जो है ना नहीं टूटेगा, यानी आयनों में जो है ना विघटित नहीं होते हैं, एवं आयन जो है ना उत्पन्न नहीं करते। भाई आयन में अगर विघटित ना होंगे तो आयन कहां से उत्पन्न होगा? यानी आयनों में जो है ना नहीं टूटते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन है जी, और यही पूछा जाएगा और आपसे नहीं मान के चलिए नहीं लिखेगा आंसर तो कितना शर्म की बात है जी। तो याद कर लीजिए, क्या सिंपल बात है यहाँ पर, मतलब इसमें हार्ड क्या है जी मेरे शेर? उस काम को मेरे शेर आप जो है ना पहले प्राथमिकता दीजिए, जिस काम को आप कर रहे हैं, अभी जिस काम से आपको सफलता मिलने वाली है, तो इसको आप प्राथमिकता दीजिए मेरे शेर। आप अपने पढ़ाई को प्राथमिक, दूसरे कामों को नहीं। इसको याद कर देना है तो याद कर देना, सब टारगेट रखो, याद कर देना है तो याद कर देना, जैसे भी हो। 1 घंटा नहीं 2 घंटा लगेगा, सबको याद कर जाना है, तो याद कर ही जाना है, छोड़ना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो याद कर लीजिएगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है ना विघटित नहीं होते, यानी नहीं टूटते हैं, एवं आयन भी उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे शेर। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए मेरे शेर, अपने अंदर जोश लाओ, जुनून लाओ मेरे शेर, शेयर करो फटाफट मेरे शेर, गर्दा मचा दो। अगला देखिए कितना मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। पार्श्विक विस्थापन क्या है, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है? बाकी हम आपको इसमें बताने वाले केवल पार्श्विक विस्थापन के बारे में, इसके बारे में हम नहीं बताने वाले, क्योंकि मेरे शेर ये आपको पूछा जाएगा ना एक अटैच करके, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन आपको अभी वर्तमान समय में यही बताने वाले केवल पार्श्विक विस्थापन क्या है। चलिए मेरे शेर, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है जी? तो कांच के स्लैब से निकलने वाली, ध्यान रखिएगा, कांच के स्लैब से निकलने वाली जो निर्गत किरण होती है ना मेरे शेर, निर्गत किरण यहाँ पे पहले बता ही देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के पथ के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है ना, पर आपके लंबवत जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मेरे स्टेशन है क्या है जी मेरे स्टेशन? यहाँ ये देखिए आपका जो है ना, ये जो आप यहाँ पे जो है ना किरण जा रही है निर्गत किरण, और इसके बीच में जो है ना ये आपका जो है ना आपका जो है ना निर्गत किरण और आपतित किरण, क्या जी मेरे स्टेशन है? निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के जो लंबवत जो दूरी है ना, ये क्या होगा मेरे स्टेशन? आपका पार्श्विक विस्थापन होगा। क्या होगा मेरे स्टेशन? पार्श्विक विस्थापन होगा। आप इसको लिख दीजिएगा, चित्र आराम से बना लीजिएगा। ये आपको कितना नंबर दिलाएगा जी?
दो नंबर आराम से दिला देगा, आराम से, सिंपल है। तो याद रखिएगा, कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के पथ के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम लोग मेरे स्टेशन क्या बोलते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं या कहा जाता है। कितना नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, याद रखना है तो रखना है मेरे से। तो फटाफट मेरे स्टेशन इसको नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, आपको बता दिए जिस तरह मेरे स्टेशन बोल रहे हैं उसे आपको जो है केवल फॉलो करते चलना है, बाकी आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए कितना एक से एक आल क्वेश्चन आएगा, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके सामने। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं भाई? यहां पर ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को मेरे स्टेशन अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के मेरे स्टेशन समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जो है ना लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के एक बिंदु फोकस पर क्या होती है जी, जाकर मिलती है अर्थात अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे जी, हम लोग अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो वहीं लिखा गया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के समांतर पैरेलल जो है, मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जो है ना यहाँ पर किरणों को जो है ना अपवर्तन के बाद, किरणें जो है ना यहाँ पे मतलब किरणें जो है ना, यहाँ पर किरणें होना चाहिए जी, यहाँ पर किरणें जो है ना प्रकाश के, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस तरह कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे प्रकाश के यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, सेटेबल हो जाएगा, प्रकाश के यहाँ पर जो है ना ये आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर सेटेबल हो जाए, तो याद करने में दिक्कत ना हो। लिखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जो है ना, यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद का जरूरत है, लिख लेंगे प्रकाश की किरणें जो है ना अपवर्तन के बाद, ये नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए हो ऑलरेडी सेटेबल है तो नहीं लिखिएगा मेरे से नहीं लिखिएगा, लिख भी दे तो उसको कट कर दीजिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के जो है ना, मुख्य अक्ष की किस बिंदु पर मेरे स्टेशन, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जो है ना क्या होती है जी, एक आपका मुख्य अक्ष के एक बिंदु फोकस पर क्या होती है मेरे स्टेशन, अभिसारित जो है ना कर देती है, यानी एक बिंदु पर जो है अभिसारित कर देती है, एक बिंदु पर जो है ना मिलती है, इसलिए मेरे स्टेशन क्या बोलते हैं जी, हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए एक बार थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि बोले थे यहाँ पे कट कर, लेकिन कटना नहीं है। लिखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो है ना आ रही प्रकाश की किरणें जो है ना अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जो है ना मुख्य अक्ष के एक बिंदु जो है ना फोकस पर अभिसारित कर देती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसलिए उत्तल लेंस को, इसलिए जो है ना, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे मतलब उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोलते हैं। और ऐसा आप चित्र बना दीजिएगा, सिंपल बात है, उत्तल लेंस बना दीजिएगा, उत्तल लेंस बनाकर उसमें क्या कीजिए, प्रधान अक्ष खींच दीजिएगा, उसके बाद दो किरण लेकर मिला दीजिएगा, यहाँ पर एफ बता दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा उत्तल लेंस है, मिल जाएगा आपको जो है ना 2 नंबर, समझना जी। तो इस बात को आप याद रखिएगा मेरे सेशन, कई नंबर दिलाएगा आपको, 2 नंबर दिलाएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा मेरे सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सेशन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो खजाना आ गया जी, 5 नंबर में पूछा जाता है, कई नंबर मेरे सेशन 5 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो लिखिएगा मेरे शेर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है। एक तरफ उत्तल लेंस और दूसरी तरफ आपका लिख दीजिएगा अवतल लेंस लिख दीजिएगा, समझना मेरे शेर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें उत्तल लेंस लिखने का, उसके बाद लिखेगा वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो जी, मोटा तथा किनारे क्या हो, यानी किनारे यानी शीर्ष का भाग क्या हो जी, पतला, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उत्तल लेंस कहते हैं, यानी वो उत्तल लेंस कहलाता है। आपको बताए थे कि उत्तल लेंस जो है ऐसा ही होता है ना जी, ऐसा आपका क्या होता है मेरे शेर, यहाँ पे ऐसा ही होता है ना जी, ऐसा ही होता है। बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है, बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है, समझा ना जी। और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है, किनारे पर क्या होता है जी, पतला होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो जी, मोटा तथा किनारे यानी शीर्ष का भाग क्या हो जी, पतला हो, वो आपका क्या कहलाता है जी, उत्तल लेंस कहलाता है। और वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो जी, पतला हो तथा किनारे यानी शीर्ष का भाग क्या हो जी, मोटा हो, वो अवतल लेंस कहलाता है। आपको बताए थे मेरे से, अवतल लेंस जो होता है ना ऐसा ही ना होता है जी। तो इसमें क्या होगा मेरे से, किनारे का भाग जो होगा ना, याद रखिएगा किनारे वाला जो होगा ना, वो क्या होगा मेरे से आपका, मेरे से किनारे का भाग जो, जिसके बीच का भाग क्या होगा, पतला होगा, बीच का भाग क्या होगा जी, पतला, पतला होगा, पतला। और आपका किनारे वाला क्या होगा जी, मोटा होता है, किनारे वाला क्या होता है जी, मोटा होता है। तो वही है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो मेरे स्टेशन आपका पतला होता था, किनारे अर्थात शीर्ष का भाग क्या होता है मोटा, हुआ क्या कहलाता है मेरे स्टेशन, अवतल लेंस कहलाता है। उसके बाद लिखिएगा, इसकी फोकस दूरी जो है ना आपका पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है, किसकी, उत्तल लेंस की। इसकी फोकस दूरी जो है ना ऋणात्मक होती है, किसकी मेरे से, अवतल लेंस की।
उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है जी, आपका धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है मेरे स्टेशन क्या होता है जी, वह ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है। इसमें आगे देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अभिसारी लेंस कहा जाता है। या ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम करेगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, समझ लीजिए। तो इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को मेरे स्टेशन याद रखिएगा अपसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों जो है ना, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस लेंस में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जी, तो मेरे से याद रखिएगा उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा जी, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसमें जी, अवतल लेंस में। ये पूछा जाएगा तो कितना नंबर दिलाएगा जी, आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो मेरे शेर बिल्कुल याद कर जाना है, सिंपल है और ऑलरेडी आपको मेरे शेर सुनिए, इसको आपको हम पढ़ा चुके हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे शेर। बढ़ते हैं आगे मेरे शेर, आइए यहाँ पे ये देखिए एक से एक क्वेश्चन आएगा, एक से एक बढ़ बढ़ के क्वेश्चन, एक से एक VVI क्वेश्चन। हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी इसका क्या अर्थ है जी। तो लिखिएगा हीरा का अपर्तनांक जो है ना 2.42 है, जो कि क्या है जी मेरे शासन काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा जो है ना, काफी अधिक है। यह प्रकाशीय जो है ना माध्यम में सघन होगा, क्या होगा जी, प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा। और इसमें प्रकाश की चाल भी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं आपको बताइए कि हीरा में प्रकाश की चाल मेरे शेष कितना यहाँ पर एक प्रकार का कांच है ना, है तो कांच है तो इतना ना मान लीजिए। कहेगा सर जी कांच में यहाँ पे क्या होता है सर जी, इतना होता है, यहाँ पे 2 × 10⁸ पर इसे मान सकते हैं एक प्रकार का कांच है ना होता है जी, इसको बिगड़ेगा तो टूटी जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बुक में नहीं दिखाया गया है कि हीरा में प्रकाश की चाल इतना होता है, नहीं। याद रखिएगा जिसका अपर्तनांक जितना ज्यादा होता है भाई उसमें जो है ना प्रकाश की चाल उतना ही क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपका जो आंसर पूछा गया है कि हीरा का अपर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है, आप केवल इतना लिखिएगा कि हीरा का अपर्तनांक जो है ना 2.42 है, जो कि काफी ज्यादा है, यानी जो क्या है जी काफी ज्यादा जो है ना अधिक है। या प्रकाशीय माध्यम में क्या होगा जी, सघन होगा। और इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ये कौन ना जानता है जी, डायमंड को, हीरा को कौन नहीं जानता है मेरे स्टेशन, सभी लोग जानते हैं, बहुत कीमती है जी। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है ना वो क्या है जी, हीरा ही है। तो मेरे स्टेशन इसको आप लोगों को क्या करना है जी, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे स्टेशन। तो अच्छे तरीके से जाइएगा, कॉपी भर भर के लिखिएगा मेरे स्टेशन, कलम तोड़ तोड़ कर लिखना है, समझे ना जी, याद रखिएगा, समझे ना, कलम तोड़ तोड़ कर लिखिएगा। कलम तोड़ मत दीजिएगा ना तो मिलबो ना करेगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जाएगा कलम तोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए, पानी में रखा सिक्का जो है ना उठा दिखता है, यानी उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों जी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। तो आइए मेरे शेर यहाँ पे देखते हैं, लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण जी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना पानी में रखा सिक्का जो है ना उठा हुआ जो है ना दिखता है। जब प्रकाश की किरण जो है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण जो है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपको बताए भी किए थे, जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो विलंब से दूर हट जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे शेर समझिए, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जो है ना सघन माध्यम से जो है ना विरल माध्यम में जो है ना प्रवेश करती है ना, तो वह जो है ना अभिलंब से क्या होती है जी, दूर हट जाती है, यानी दूर हट जाती है, यानी अलग हो जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर सिक्का जो है ना उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है जी, इसमें पानी, यार पानी जो है क्या होगा जी, सघन माध्यम होगा, और हवा क्या होगा जी, विरल माध्यम होगा। और यहाँ पे देखिए आंख यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे देखा जा रहा है, तो देखने पर जो है ना क्या होता है जी, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है ना, तो वो जो है ना अभिलंब से क्या होती है जी, जो आपकी क्या होती है, दूर हो जाती है, जिसके कारण जो है ना सिक्का जो है ना उठा हुआ थोड़ा जो है प्रतीत होता है। तो ये आप लोगों को मेरे सेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो फटाफट मेरे सेशन आपने जो शुरू को बढ़ा दो मेरे सेशन, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे शेयर, क्योंकि जबरदस्त सेशन है मेरे सेशन, जबरदस्त सेशन के लिए जबरदस्त लाइक भी होना चाहिए। दबाओ मेरे सेशन लाइक वाला बटन, दबा दो मेरे सेशन, तो फटाफट दबा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। ये कितना एक से एक क्वेश्चन आएगा मेरे शेर, एक से एक लाजवाब लाजवाब। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं भाई, तो पौधों के वायवीय भागों से जो है ना, किसके भागों से जी, पौधों के वायवीय भागों से जो है ना जल का रंध्र, जल का जो है ना रंध्रों द्वारा जो है ना वाष्प के रूप में जो है ना निष्कासन की क्रिया जो है ना वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। याद रखिएगा, पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा जो है ना वाष्प के रूप में निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है मेरे शेष, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, यानी वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यानी
पौधों के रंध्र के द्वारा आपका जो ना पौधे के जो है ना जो रंध्र होता है स्टोमेटा, उसके द्वारा क्या जाता है वाष्प को जो है ना भाप के रूप में क्या किया जाता है निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है। तो वो क्या कहलाती है जी आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है मेरे स्टेशन। ये पेड़ में जो है ना क्या होता है जी पत्ती में क्या होता है स्टोमेटा पाए थे रंध्र पाए थे, जिसके द्वारा जो है ना क्या किया जाता है कि उसमें जो भी आपके जो है ना जल रहता है ना उसको जो है ना वाष्प के रूप में क्या किया जाता है रंध्र के माध्यम से उसको जो है ना पौधे जो है ना छोड़ देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है जी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस बात को मेरे स्टेशन आप सभी याद करके रखिएगा। बढ़ते हैं आगे मेरे शेर, अगला क्वेश्चन है देखिए एक से एक क्वेश्चन आएगा, रक्तदाब या रक्तचाप क्या है यानी ब्लड प्रेशर क्या है जी। देखिए मेरे शेर महाधमनी या उसकी मुख्य शाखाओं में जो है ना रक्त प्रवाह के दाब को क्या बोलते हैं जी रक्तचाप बोलते हैं या रक्तदाब आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। याद रखिएगा महाधमनी या उसकी मुख्य शाखाओं में जो है ना रक्त प्रवाह के दाब को क्या बोलते हैं जी रक्तचाप कहते हैं। याद रखिएगा एक स्वस्थ मानव का जो है ना बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ना 120 बटा आपका 80 mmHg होता है। याद रखिएगा जिसमें 120 को जो है ना आपका जो है ना सिस्टोल और 80 को जो है ना डायस्टोल कहते हैं, यानी 120 जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं और 80 को क्या बोला जाता है जी डायस्टोल जो है ना प्रेशर बोला जाता है। सिंपल बात है। ये जो मशीन देख रहे हैं ना इसके द्वारा क्या होता है जी बीपी की जो है ना माप की जाती है, बीपी मापा जाता है सिर्फ गैनोमैनोमीटर के द्वारा, समझे ना जी बीपी की माप की जाती है, बीपी को जो है ना मापा जाता है कि कितना बीपी है, समझे ना मेरे शेष। अगर एक स्वस्थ मनुष्य रहेगा तो उसका बीपी होगा ना 120 बटा यहाँ पे 120 बटा 80 mmHg होगा, 120 बटा 80 mmHg होगा। इस बात को याद रखिएगा। फटाफट मेरे सेशन या क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, तो मेरे सेशन जमकर एक बार लाइक कर दीजिए तो फटाफट मेरे सेशन इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे शेयर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। वाह क्या बात है जी, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ गया मेरे सिर। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सी जो है ना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा जी संयोग करेगा। तो आइए मेरे सिर देखते हैं जब ऑक्सीजन यानी O2 जो है ना हीमोग्लोबिन से क्या होता है जी कंबाइन होता है, कंबाइन मतलब ऑक्सीजन जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाता है ना यानी कंबाइन होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कहता है जी निर्माण होता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब ऑक्सीजन O2 हीमोग्लोबिन से क्या होता है जी कंबाइन होता है यानी ऑक्सीजन जो है ना आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है जी जुड़ता है ना, तो क्या होता है मेरे शेर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन के साथ क्या किया जी संयोग किया तो बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया मेरे शेर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। इसको याद रखिएगा, सिंपल बात है जी जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है यानी जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है ना निर्माण होता है। लिख दीजिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल बात है। काय नंबर दिलाएगा मेरे से ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। मेरे सेशन आप बेहतरीन है जी, क्लास आपको जो है ना फटाफट जो है ना लाइक कर देना चाहिए, मेरे से शेयर भी कर देना चाहिए, गर्दा गर्दा मचा दीजिए और ये सभी क्वेश्चन याद भी कर लीजिए, मेरे से छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है रक्त का जो है ना द्विगुण परिवहन क्या है, यानी दोहरा आपका जो ना आपका रक्त का परिवहन क्या है, यानी द्विगुण मतलब दोबारा। चलिए तो आइए मेरे से यहाँ पे हम लोग देखते हैं रक्त का शरीर में जो है ना एक चक्र पूरा करने में कितना जी एक चक्र पूरा करने में रक्त में जो है ना रक्त को जो है ना शरीर में जो है ना एक चक्र पूरा करने में एक चक्र जो है ना पूरा करने में जो है ना हृदय से हार्ट से जो है ना 2 बार जो है ना गुजरना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन कहते हैं। याद रखिएगा रक्त का यानी ब्लड को जो है ना जी शरीर में जो है ना एक चक्र पूरा करने में एक चक्कर लगाने में जो है ना हृदय से हार्ट से जो है ना 2 बार होकर जो है गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को जो है ना दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन जो है ना कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, सिंपल मेरे सेशन या क्वेश्चन से और ये सभी आप सभी को हमेशा के लिए याद करके रखना पड़ेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपसे पूछा गया है रक्त क्या है ब्लड क्या है। मेरे सेशन ब्लड क्या है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एग्जाम में पूछा गया था 2014 के सेकेंड सिटिंग में और 2017 के सेकेंड सिटिंग में। आइए मेरे से देखते हैं रक्त एक प्रकार का क्या है जी तरल संयोजी ऊतक होता है। आपको बताए थे कि रक्त जो है क्या है जी आपका ऊतक होता है, लेकिन कैसा ऊतक तो तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग जो है ना आपका लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त जो है ना लाल क्यों दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो यही सी चीज तो लिखा गया है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो आपका जो जिसका रंग जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण का होता है जी लाल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है जी 7.4 होता है। ये जो देख रहे हैं ना ब्लड है ये आरबीसी आपको दिख रहा है जी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये सब क्या है जी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। तो इसको मेरे शिष्य ने आप सभी को क्या करना है जी याद करके रखना पड़ेगा, पढ़ कर मेरे शरीर पढ़ कर नहीं हमेशा के लिए याद करके रखना। दिल खोल के मेरे शिष्य ने इसको याद कीजिए, दिलो दिमाग से याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विभव क्या है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से। देखिए विभव क्या है, इकाई धन आवेश को अनंत से, ध्यान रखिएगा इकाई धन आवेश को मान लीजिए यहाँ पे क्या है जी प्लस आपका जो है ना इकाई आवेश है
और यहाँ पे क्या है जी, इधर जो है ना आपका विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है जी, इधर आपका विद्युतीय क्षेत्र है, इधर क्या है जी, विद्युतीय। तो इकाई धन आवेश को अनंत से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है जी, अनंत से, अनंत से जो है ना विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक जो है ना लाने में किया गया कार्य जो होता है मेरे क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है जी, आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो वही लिखा गया कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है ना मेरे क्या कहलाता है जी, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विद्युत विभव कहलाता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है जी, वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे विद्युत विभव का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है जी, वोल्ट होता है। और विभव भी इज इक्वल टू होता है आपका कार्य बटा यहाँ पे जो है ना आवेश, यानी भी इज इक्वल टू जो है ना मेरे क्या होगा जी, जूल बटा कूलम होगा। एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलम होता है। इसको भी आप याद करके रखिएगा यहाँ पे, वही चीज। अच्छा है, वह केवल लिख दीजिएगा, ऊपर वाला लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, समझे ना जी। तो मेरे शेषन्या ये बेहतरीन सभी क्वेश्चन था मेरे शेषन्या। और कुछ आप सभी से हम क्या करने वाले जी, अब हम आपका टेस्ट लेने वाले, 5-10 क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ऑब्जेक्टिव 10 में 10 में 10 में 10 लाए कि 9 वो लाए कि कितना लाए, आपको बताना पड़ेगा मेरे से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव भी मेरे शेषन्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आइए मेरे शेयर, आप सभी लोग जो है एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए तो अपने सभी दोस्तों में। एक बार मेरे शेयर जो है ना फटाफट आप लोग जो है ना शेयर और लाइक कर दीजिए। तो एक बार मेरे शेयर फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए तो क्लास को फटाफट, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे शेयर इस बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे। बाकी चलिए हम आपका क्वेश्चन लाते हैं, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आएगा जी, फिजिक्स से आया था, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो है ना वृत्तिकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है ना क्या कहलाता है जी। तो मेरे सेशन में हम आपको आंसर बता देते हैं, बट मेरे सेशन में आप पूरी ईमानदारी के साथ आप आंसर बताइए और इसको भूलना नहीं है मेरे सेशन में। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के जो है परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है जी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे सेशन, गोलीय दर्पण का द्वारक। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है ना 32 सेमी में, मतलब फोकस दूरी बताना है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है। आर जो है ना आपका दिया गया है यहाँ पे +32 cm होगा, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण है जी। आपको बताना है एफ, ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका r/2। आर का मान कितना है जी, 32 है, यानी आपका यहाँ पे प्लस में और दूसरी इसमें भाग कीजिएगा, आपका 16 मर्द कर जाएगा। कितना आ जाएगा जी, प्लस में आपका 16 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपका क्या है जी, उत्तल है। तो ऑप्शन क्या होगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर प्लस में मेरे स्टेशन। ऑप्शन क्या होगा जी, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे स्टेशन। वो आपसे पूछा गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है मेरे स्टेशन। तो याद रखिएगा, हजामती दर्पण में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे शेर, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट मेरे स्टेशन, थोड़ा तेज हो जाइए, क्योंकि मेरे शेर ये सभी क्वेश्चन पढ़े हैं और आप टेस्ट दे रहे हैं, समझ लीजिए। इसमें अगर पूरा मैं पूरा सही करें, मतलब परफेक्ट तरीके से आपको सब कुछ याद है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है भाई, तो याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मेरे क्षेत्र क्या होता है जी, सीधा होता है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, वो आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसनांतर एम जो है ना वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। तो एफ बराबर r/2 या आर बराबर जो है ना आपका क्या होता है जी, 2f होता है। एफ बराबर r/2 या आर बराबर 2f, तो कौन सा ऑप्शन में केवल आपका आर बराबर 2f है, यही लगा दीजिए, यही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला आपका क्वेश्चन हुआ है कि किसी बीम का अवतल दर्पण के द्वारा जो है ना बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक सीधा तथा जो है ना बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति पर जो है ना कहां पे होनी चाहिए। तो मेरे सेशन याद रखिएगा, आपका जो है ना प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा, अवतल दर्पण में सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा ना, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित रहेगा वस्तु, तभी ऐसा होता है। तो आप ऑप्शन डी बता रहे हैं, आप सभी का मेरे सेशन डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फटाफट मेरे सेशन आप लोग शेयर भी कर दीजिए तो अपने सभी दोस्तों में, फटाफट मेरे सेशन लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए मेरे से, तभी तो मजा आएगा मेरे सेशन, तभी तो मेरे सेशन एक अलग एनर्जी मिलता है इस सभी क्लास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु जो है ना, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, सदैव का मतलब हमेशा जो है ना जी सीधा होता है। तो याद रखिएगा भाई, हमेशा किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पे वस्तु को रख दीजिए तो आपका क्या होगा जी, समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। समतल दर्पण में आपका क्या बनता है जी, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण कहीं पे भी रख दीजिए सीधा बनेगा। बड़ा छोटा का बात नहीं किया गया, बराबर का बात नहीं किया, हमेशा सीधा का बात किया गया। तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है मेरे शेषन्या। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो ना वह ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है मेरे शेषन्या। ऑप्शन क्या होगा जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, वह पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से जो है ना छोटा, वस्तु से हमेशा जो है ना छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण बनेगा? तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब जो है ना मेरे शेर वो उत्तल दर्पण बनता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे शेर? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का बाबू आप आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है जी? तो वायु में प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात की अपेक्षा क्या होती है जी? कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है मेरे शेर। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा मेरे शेर? ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। तो फटाफट मेरे शेर आप कमेंट बॉक्स में जो ना वीडियो जब आपका एंड हो जाएगा ना, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मेरे शेर जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप जो है सही किए हैं इसमें, और ये भी बताइएगा कि आपका जो है ना 16 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए मेरे शेर ने, इसमें आपको पहले से कितना याद था, समझे जी? पहले से आपको जो है ना इसमें कितना आप याद करके पहले से रखे हुए। अब बाकी मेरे शेर ने हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मेरे शेर ने जो है ना अभी तक जो है ना 10th रैंक स्पेस में ना जुड़े हैं, आप लोग इसमें जुड़ जाइए। इसमें पूरे बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, और मेरे से सभी नोट्स जो है ना इसी बैच में आपको मिल लेता है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलता है मेरे शेर। आपको जितना पहले का जो है ना आपको जो पीडीएफ ना मिला है ना, इस बैच में आप जुड़िएगा ना तो पहले का भी आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन जो है 2011 से 2023 तक जो है वह सब मिल जाएगा। उसका पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, प्रिंट आउट करके अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। गेस्ट क्वेश्चन जो दिया जाएगा मेरे शेर वो आपके एग्जाम में लड़बे करेगा, और 10 मॉडल सेट देंगे जो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसका अंदाजा लगेगा, और इस मॉडल सेट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। साथ ही आपको चंपारण टॉपर एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, वहां पे भी आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेगा। आप अपनी स्टडी को जो है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जो आप सपना देख रहे हैं उसको आप हकीकत में बदल सकते हैं मेरे शेषनिया। तो जरूर ज्वाइन हुई है मेरे शेषनिया 10th रैंक बैच में, चंपारण टॉपर एकेडमी के बैच में। तो मेरे से आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो 2 गो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, आप ये दोनों नंबर पर से कोई पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल अगर सुबह के टाइम में कॉल आपका रिसीव ना होता है तो कॉल बैक भी आपको मिलेगा, इस बात की याद रखिएगा। तो आपका नंबर है 95 082 078 43, और आपका दूसरा नंबर है 62 075 83 177। हाँ, जो भी मेरे सेशन है अभी तक जो है ना क्लास को अगर लाइक नहीं किए थे बाबू, तो आप लोग क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे से? आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए तो मेरे शेर सुनिया। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए मेरे शेर, और शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में, समझ लीजिए। क्लास जब एंड होगा ना तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरे शेर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्लास था मेरे शेर आप सभी को मेरे शेर कैसा लगा है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा बिलीव है कि यह क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे शेर। बाकी आप लोग अपना जो है ना राय विचार जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपका मेरे सेशन यहाँ पर फीलिंग को समझ पाए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मेरे सेशन फिर मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में। और याद रहना चाहिए मेरे सेशन की इसे क्लास को लिए आपको जाना मेरे सेशन कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे शेर। पीडीएफ नोट्स के लिए बैच में ज्वाइन हो जाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे सेशन, क्योंकि जब हम हैं तो आपको फिर क्या गम है। तो चलिए मेरे शेर फिर मिलेंगे हम आपके अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब मेरे सेशन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे तरीके से जो है बेहतरीन तरीके से आप अपने स्टडी में लगे रहिए। बस मेरे शेर से आपको सफलता मिलेगी, आप मेरे शेर से अपने गोल को अचीव जरूर कीजिएगा। तो मेरे शेर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे शेर से इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के लिए जो है ना जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि सर जी यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट किया, उसको करो, तभी बोर्ड एग्जाम में जगह हल्का मचाओगे, क्योंकि इसके बिना मेरे सेशन यहाँ अधूरा रहेगा, समझ लीजिए। तो चलिए मेरे सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक बाय बाय। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आप सभी को कैसा लगा है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।